को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, आपकी भी कुछ इसी से मिलती जुलती है। हाँ हाँ, एकदम मिलती जुलती है। हमें लग रहा आज तीनों सूचनाएं जो है हाँ, आज जी 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 105 की जी वो जी, सब 7 का के आसपास ही रही है ये। जी क्या सर, क्या कहे? हमने कुछ नहीं कहा, इधर से कुछ कहा गया। अरे भाई चौधरी साहब, आप भी मिले हैं, यदि आप न मिले हो तो बताओ कि हम नहीं मिले हैं। अंदर तो नहीं, पूरी तरह मिले हुए। मान्यवर, प्रदेश में वर्ष 1987 से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के द्वारा स्थापित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्रदान की गई। लगभग 36 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह तथाकथित अंतरिम व्यवस्था दुनिया में आश्चर्य के रूप में आज भी प्रचलित है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पूर्ण योग्यता धारण करते हुए राष्ट्र निर्माण के भूमिका एवं बेरोजगार के प्रतिमूर्ति के रूप में इस सरकार में नाम मात्र के अल्प वेतन पर काम करने के लिए बाध्य इन शिक्षकों के लिए असहाय एवं मजबूर है। अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के आदेश के उपरांत भी कल्याणकारी सरकारें अभी तक प्रभावी नहीं कर पाई। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इन शिक्षकों पर लागू न किए जाने के परिणाम स्वरूप कई परिवार भूख से अपने प्राणों की आहुति भी दे चुके हैं। शासन और सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से जरूर आया होगा, लेकिन कोई भी सहायता इन शिक्षकों को नहीं दी गई। फलस्वरूप शिक्षक समुदाय इस आज़ाद देश के कल्याणकारी राज्य में अपने आप को द्वितीय स्तर के नागरिक से भी बदतर स्वीकार कर लिया है। न रहने का ठिकाना है, न भोजन का प्रबंध है, न दवा की व्यवस्था है। शिक्षक और उनका परिवार जिंदा रहने के बजाय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि भारी संख्या में तत्समय से कार्यरत शिक्षक सेवा निवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा चारों ओर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार सेवा नियमावली बनाए जाने एवं समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की मांग की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में बुद्धियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। मान्यवर, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसी तरह की 2 और सूचनाएं थीं जिस पर आपने स्पष्ट निर्देश दिए। मान्यवर, यह उन लोगों की करुण गाथा है कि जब यह 1987 में यह लागू किया गया तो यह लिखा गया, इसी सदन से तय हुआ कि यह मात्र 2 साल के लिए लागू किया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप सुनिए, नहीं तो वही आपका 10 अगस्त 2001 के अलावा कुछ और है नहीं। आप सुने, केवल 2 साल के लिए लागू किया गया और वह 2 साल 1987 से 2024 आ गया और इस सदन में कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसमें यह प्रश्न न उठते हों। यह कहीं काला पानी वाले व्यक्ति नहीं है मानवर, यह कोई सजा याफ्ता नहीं है। इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जो पढ़ लिख करके एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वह नियुक्त उन सरस्वती के पावन मंदिरों में हुए जिनमें गरीब परिवार के बच्चों को
शिक्षा प्रदान की जाती है। उसमें किसी राजे रजवाड़े के परिवार को के बच्चे नहीं जाते, मान्यवर, गरीब परिवार के बच्चे जाते। और आज तक अब हम क्या कहें, इसी सदन में दो बार कई बार हम बार यह सुना जाता है कि हमारी शिक्षा मंत्री कहती हैं कि 10 अगस्त 2001, अब 2001 में तो जो सेवा नियमावली है, यह नहीं इस देश के, इस प्रदेश के किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को मालूम था कि 1 अप्रैल 2005 के बाद या 1 अप्रैल 2004 के बाद नवीन पेंशन योजना लागू हो जाएगी। मान्यवर, नवीन पेंशन योजना में अंशदान जमा करने का नियोक्ता की जिम्मेदारी तय की गई। हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि यह 2001 में ही व्यवस्था है। गजब हो गया, सदन को गुमराह किया जा रहा है, खुलेआम सदन में असत्य वाचन किया जा रहा है, खुलेआम। मानवर, जब व्यवस्था नहीं थी 2001 के पहले, 2001 में नवीन पेंशन योजना नहीं लागू थी, तो कैसे माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया? इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कोई यह जानता हो कि ये बता दे कि इस बेरोजगार व्यक्ति जो अध्यापक के रूप में, जिनके न तो सेवा नियमावली है, न तो कोई वेतनमान है, न तो कोई जिंदा रहने का कोई साधन है, न सरकार के हजारों कल्याणकारी योजनाओं से वह आच्छादित हो रहा हो, कोई बता दे कि उनको आयुष्मान कार्ड है, उनको भवन निर्माण के लिए दिया जा रहा है, उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, उनको यह सम्मान निधि दी जा रही है या पेंशन दी जा रही है। 26,000 विद्यालयों में मान्यवर अध्यापन कार्य करने वाले जो शिक्षक के रूप में हैं, जिसको भावी पीढ़ी भगवान के समान मानती है, भगवान से बढ़कर के मानती है, कहीं मिलता है वह अध्यापक तो उसका चरण छूता है हमारी भावी पीढ़ी, उसके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह संवैधानिक देश है। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान प्रभावी हुआ, लागू किया गया। यह लागू नहीं किया गया कि केवल जो है सबको दिया जाए और जो वित्त विहीन विद्यालय में शिक्षक का काम करेंगे उनको न दिया जाए कुछ, उनकी सेवा नियमावली भी न हो, उनका वेतनमान न हो, समाज में उपहास का पात्र बना दिया इसी सदन में बैठे जिम्मेदार लोगों ने उन शिक्षकों को। अपने मन की बात, अपनी सही भी बात कहे, विद्यालयों में पढ़ाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं है मानवर। स्थिति अब एक बार और कहते हैं कि 7/4 में कर दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी मानवर 7/4 को उसी को किया गया कि जो कोर्ट से आच्छादित जो पत्रावलियां थी उन्हीं में 7/4 का लागू किया गया। और 7/4 से लागू किया गया मान्यवर, तो इस प्रदेश की सारी मान्यताएं 7/4 में दी गई। मैं किसी जिम्मेदार अधिकारी से कहना चाहता हूं
अपने सदन के माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये 7(4) में मान्यता दे दी गई तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 क्यों नहीं प्रभावी हो रही है? क्यों एक गीता का श्लोक की तरह जो है केवल कहा जाता है कि 10 अगस्त 2001 का शासनादेश है, सेवा नियमावली बनाई गई। जब 7(4) में दे दी गई तो उनको तो सबको जो है वह मानता, वह माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी होनी चाहिए सब पर, क्योंकि सारी मान्यताएं 7(4) में दी गई। इस प्रदेश में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम से आच्छादित हो, मान्यता प्राप्त हो, मानवर वह मान्यता 7(4) में न पाया हो। तो जब 7(4) में मान्यता दे दिया गया तो वह माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 क्यों नहीं लागू किया जा रहा? इसका मतलब और धोखा है कि 7(4) नहीं लागू किया गया, सब पर नहीं लागू किया गया। ये 7(4) जो है 2022 से लागू किया गया, तो 2022 के पहले के जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं चंदेल साहब, उनका क्या होगा? वह किस में गिने जाएंगे? 7(4) में गिने जाएंगे कि 7 में गिने जाएंगे? और माननीय मंत्री जी, मैं पीठ के माध्यम से आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया, अब सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता है। सही बोलना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश के संविधान से ऊपर नहीं। कोई सेवा, कोई व्यवस्था नहीं। एक सरकार थी आई तो उसमें एक दृष्टांत लगा दिया गया, लेकिन पढ़े लिखे योग्य ट्रेंड कुशल शिक्षक को एक कुशल श्रमिक से भी कम वेतन मिलेगा तो इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का क्या होगा? इस देश के संविधान का क्या होगा? कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक की व्यवस्था करने की क्या जरूरत हुई? मैं आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 7(4) में 2022 में मान्यता कर दिया गया, तो सारे विद्यालयों को 7(4) में मान्यता दी गई है। बाद में उनको अनुदान सूची पर लिया गया है। मान्यवर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 कि वह सेवा नियमावली इस वित्त विहीन विद्यालयों के सारे शिक्षकों पर लागू करने के लिए मैं चर्चा की मांग करता हूं, आपसे गुहार करता हूं कि कोई स्पष्ट जो है निर्देश या कोई आदेश आप सक्षम अधिकारी को, सक्षम इस सदन में जो बैठे हैं उनको देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। सभापति महोदय, आज जो भी प्रश्न यहाँ पे 105 के आए हैं सामने, सबका मूल उत्तर एक ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। उत्तर सब में अलग अलग है, सबका एक ही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि माननीय ध्रुव जी सबसे ज़्यादा मेरे निकट रहते हैं। ओहो, ये तो, और सबसे ज़्यादा ये तो हम लोग आज जान पाए। जी जी, और सबसे ज़्यादा इनकी समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है, और हमारे द्वारा ही नहीं, अधिकारियों के बीच में किया जाता है। अगर ऐसी कोई बात है तो अधिकारियों के बीच में जब हम आपकी वार्ता कराते हैं तो मान्यवर वहाँ इस चीज़ को और अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं जिससे समस्या का समाधान हो सके। हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन मैंने यहाँ कहा है
लेकिन ये आपका सदन से कहा है, पीठ से कहा है, नेता सदन से कहा है। आप शिक्षक दल के नेता अब त्रिपाठी जी आप कुछ मत कहिए, आप शिक्षक दल के नेता हैं। मेरी कोई कमजोरी नहीं है माननीय, मैं हाथ जोड़ करके करता हूँ। आप शिक्षक नेता हैं मान्यवर, तो आपका ये दायित्व बनता है कि अपनी बात को उठाना। लेकिन उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी, सभापति महोदय, अधिसूचना संख्या 496/79 2022 1-9/2022 दिनांक 29 सितंबर 2022 द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 की उपधारा 4 को निम्नवत संशोधित किया गया है, जिसमें मान्यवर उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्ववित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। और मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि शासन द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की नवीन मान्यताएं अधिनियम की धारा 7/4 के अंतर्गत दी जा रही हैं, जिसमें मान्यवर शासनादेश संख्या 1443/15/7/2001-1 191/2000 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं मान्यवर, जिसमें ये प्राविधानित किया गया है कि अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंध तंत्र द्वारा अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान कराया जाएगा। ये भुगतान संपूर्ण शिक्षक सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। मान्यवर, एक ही जवाब आ रहा है हर प्रश्न का। प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिसमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। ये स्पष्ट हो रहा है मान्यवर, शासनादेश संख्या हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं मान्यवर, फिर भी यदि शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा। मान्यवर, मेरा गुहार है। अरे सुन, बहुत गंभीर मामला है पटेल साहब। पाठी जी, मान्यवर, मेरा यही कहना है कि जब 7/4 में मान्यता हो गई तो 1987 के पहले जो मान्यता प्राप्त विद्यालय थे उनकी भी तो मान्यता 7/4 में थी। जो 7/4 की व्यवस्था हुई उस व्यवस्था में यह नहीं कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 इस पर लागू नहीं होगा। उसमें केवल 2 बातें कही गई मान्यवर, कि वेतन वितरण अधिनियम 1971 और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 यह प्रभावी नहीं होगा। मेरा तो केवल इतने गुहार है कि जो 7/4 से मान्यता की गई, हमने बधाई भी दिया था इस सदन में। माननीय नेता सदन उस समय डॉक्टर साहब थे जो राज्यसभा में चले गए, दिनेश शर्मा जी, मैं तो धन्यवाद भी दिया था। लेकिन मान्यवर, जब यह कहीं कोई रोक नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी नहीं किया जाएगा, तो 7/4 में मान्यता प्राप्त होने वाले सारे शिक्षक जो 7 में मान्यता पाए हैं उन पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 लागू प्रभावी करा दिया जाए, क्योंकि यह सरकार जो है ये उदारता पूर्वक तो किया कि 7/4 में कोर्ट के आदेश से, लेकिन मान्यवर उस 7/4 से तो सारे मान्यताएं हैं और सब पर वेतन वितरण माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी है। यही माननीय मंत्री जी यही बता दें कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921
क्यों नहीं प्रभावी है? जब उसका जो मेन पार्ट होता है परीक्षा का, एक सेकंड मानना, 1 मिनट बस, जो मेन पार्ट होता है परीक्षा का वह सारे विद्यालयों पर लागू, सारे अध्यापकों पर लागू। यदि कोई एडेड का भी जेल जाता है नकल कराने में, तो वित्त विहीन का भी जाता है। सीसी कैमरा वहाँ भी है, तमाम सारी व्यवस्था हम दोनों जगह है। तो वह केवल 1921 जो अधिनियम है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, वही आप प्रभावी करने को, आपको कोई अलग से एनर्जी नहीं खर्च करनी होगी, नहीं आपके काबिल अधिकारियों को करना पड़ेगा, क्योंकि वह माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी है इस प्रदेश में। यही करवा दीजिए माननीय, और बड़ी कृपा होगी। माननीय त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा गूढ़ विषय है और इसका समाधान त्रिपाठी जी, इसका समाधान जो नेता सदन के नेतृत्व में जो हम लोगों ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी में आप लोग बैठेंगे तो आप लोग भी रहेंगे, मंत्री जी भी होंगी, अधिकारी भी होंगे, इसका समाधान वहीं निकल पाएगा, ऐसी मुझे आशा है। और हम नेता सदन से ये अनुरोध भी करते हैं कि वो जो बैठक उन्होंने एक बार बुलाई थी, वो बैठक कम से कम 2 महीने में एक बार जरूर बुला लें। तो जब 400 बैठकें आपकी, त्रिपाठी जी आपकी 400 बैठकें होंगी, तो हमें लगता है कि बहुत समस्याओं का, एकदम सही कह रहे हैं, आपकी बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे बैठक में तमाम काम हुए भी, मान्यवर यह 1 महीने के अंदर जो है बैठक कह दिया जाए आपकी ओर से, यथासंभव 1 महीने में बैठक कर लें, नहीं तो 2 महीने में अवश्य बैठक कर लें। ठीक है? यथासंभव। और क्या कह रहे थे हम? कार्य स्थगन अस्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित।